मैं अपनी माँ का सारा ज़ेवर और बाप के पैसे लेके घर से भाग गई एक लड़के की खातिर। ट्रेन चल पड़ी लेकिन लड़का नहीं आया। मैं ट्रेन में सो गई तो मेरा पैसा और ज़ेवर से भरा बैग चोरी हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं ट्रेन से उतर कर रोने लगी तो एक मौलवी ने सारा हाल पूछा और अपने घर ले गया। जब मैं इस मौलवी के घर गई तो देखकर रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरे साथ एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ था कि मेरे होशो हवास उड़ गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी गलती कर दी थी कि जिसने मुझे दरबदर कर दिया था, और मुझ पर ऐसा वक़्त आया था कि मुझे इज़्ज़त के लाले पड़ गए थे। जवानी और मोहब्बत का जोश इंसान को अक्सर सही गलत की तमीज़ भी भुला देता है, और तब वो वक़्त होता है जब इंसान को अपनों की बेलौस मोहब्बत भी कमतर लगती है और दो रोज़ की मोहब्बत जीत जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं पिछले 4 माह से एक लड़के के साथ टेलीफ़ोनिक राब्ते में थी। फ़ोन पर हुई ये वक़्त गुज़ारी की दोस्ती मोहब्बत में बदली और हम दोनों ने अपनी तस्वीर का तबादला किया। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मुझे वहम था कि वो खूबसूरत आवाज़ और साहिर अल्फाज वाला लड़का मुझे देखते ही अपने होशो-हवास खो बैठेगा। मगर जो हुआ वो मेरी तवक्को के बरअक्स था। तस्वीर के लेन-देन में वो लड़का तो मुझ पर फ़िदा हुआ ही, मगर मैं उसे देखकर तो दंग रह गई थी। वो बहुत पुरकशिश और खूबसूरत लड़का था। इसने अपनी चमकती आंखों से मुझे अपना असीर कर लिया था। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को इस जैसा शहजादा ही जचता है। मैंने इसकी तस्वीर देखकर अपना पूरा मुस्तकबिल तक बुन डाला था। मैं इन दिनों हवाओं में उड़ने लगी थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट ने डेरे जमा लिया था, मगर मैं नहीं जानती थी इस मुस्कुराहट की उम्र बहुत कम होगी, क्योंकि इन्हीं दिनों अचानक घर वालों ने मेरे सर पर धमाका किया कि मेरा रिश्ता मेरे चचाजाद के साथ तय कर दिया गया है और जल्द शादी तय पाई थी। मेरा चचाजाद कज़न आम सी शक्ल सूरत का मालिक था। इसका इखलाक व शख्सियत बहुत पुरकशिश थी, और अगर आम हालात में ये रिश्ता तय होता तो शायद मैं बिल्कुल एतराज़ न करती, मगर अब मेरी आंखों में एक हसीन चेहरा बस चुका था। मैंने इस रिश्ते की खबर मिलते ही घर वालों को साफ इनकार कर दिया। मेरे वालिदैन, जो मेरे लाड उठाते नहीं थकते थे, इस मामले में अपना फैसले पर डट गए और साफ अल्फाज में मुझे बता दिया कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे चचाजाद से होगी। फैसले में रद्दोबदल की कोई गुंजाइश हरगिज़ न थी। मैं परेशान हो गई। मैंने घर वालों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, बातचीत ख़त्म की, रोना धोना मचाया, और जब कुछ ना बन सका तो भूख हड़ताल की। मेरे एक वक्त खाना ना खाने पर मिन्नतें करके खाना खिलाने वाली मेरी माँ इस रोज़ पूरा दिन मुझे भूखा रखकर भी नरम नहीं पड़ी थी। उल्टा मेरे वालिद मुझे समझाने लगे कि मेरे मुस्तकबिल की जो आसानी वो लोग देख रहे हैं, मैं वो देखने से कासिर हूँ, और आज चाहे इनकार कर रही हूँ, मगर एक रोज़ ज़रूर उनके फ़ैसले की दुरुस्तगी पर उनका शुक्रगुजार होंगी। मगर मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था। मैंने इस लड़के को सब बताया तो वो भी परेशान हो गया और घबराए हुए लहजे में बोला कि अगर मैं उसे ना मिली तो वो मर जाएगा। मैं इसकी ऐसी मोहब्बत पर नाज़ा होने लगी और ख़ुद पर गुरूर होने लगा कि एक खूबसूरत लड़का मेरे इश्क में इस कदर डूबा हुआ है। घर वालों के अटल फैसले पर मैंने एक रोज़ घर से भाग जाने का फ़ैसला किया। ये ऐसा फ़ैसला था जो मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना देने वाला था, मगर तब मुझे इन बातों का एहसास ही नहीं हुआ था। मैं तो इश्क मोहब्बत की मीठी बातों के ज़ेरे असर थी, और घर से भाग जाने वाली 99% लड़कियों की तरह मुझे भी यही लग रहा था कि घर से भागकर अपनी मोहब्बत के साथ अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीकर मैं सारी उम्र खुश रहूँगी, और एक दिन मेरे वालिदैन भी मेरी कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी देखकर मुझे माफ़ कर देंगे। इस लड़के ने भी मेरे फ़ैसले में मेरा साथ दिया और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए मुझे बताया कि इसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो सब मेरे लिए रख चुका है, क्योंकि इसके वालिदैन भी इसकी शादी के लिए राज़ी ना थे। इसके एहसास दिलाने पर मुझे भी ये सोच आई कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं अपने घर से वो साजो-सामान अपने साथ ले जाऊँ जो मेरे लिए ही रखा हुआ था। यूँ एक रोज़ निहायत खामोशी और राज़दारी के साथ इस लड़के के साथ मैं अपने घर से पैसे और ज़ेवर वगैरह लेकर भाग निकली थी। अपने मोहब्बत करने वाले वालिदैन को छोड़कर जाने मेरा दिल भर रहा था, और आंखों में जमाशुदा नमी के बायस इर्द-गिर्द का मंज़र बार-बार धुंधला हो रहा था। मगर मैं अपनी खुशी को पाने के लिए बज़िद थी और छुपते-छुपाते तयशुदा वक़्त पर मतलूबा रेलवे स्टेशन तक जा पहुँची, जो बदकिस्मती से मेरे घर से बहुत दूर था। वहाँ पहुँचकर भी अंधेरी जगह पर छुपकर बैठ गई और इस लड़के का इंतज़ार करने लगी। मुझे वहाँ बार-बार खुद पर अजीब-सी नज़रों का एहसास हो रहा था, जिसने मुझे सहमा दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी मेरे घर वाले मुझे पकड़कर वापस ले जाएंगे। मैं दुआगो थी कि जल्द वो लड़का पहुंच जाए और हम यहाँ से निकल जाएं।
मेरे सामने वो ट्रेन आकर जा चुकी थी मगर वो लड़का नहीं आया था और इसका नंबर भी बंद था। मुझे अनहोनी का एहसास सताने लगा। थोड़ी ही देर में अजानों की सजा बुलंद हुई तो मैं बेख्तियार रोने लगी। मैं वापस जाने से भी घबरा रही थी। रात गुजर चुकी थी और घर बहुत दूर था। तभी मेरे नंबर पर इस लड़के की कॉल आई। इसने बताया कि इसके घर में कोई मसला हो गया था जिसकी वजह से वो लेट हुआ। अभी मैं इससे बात कर रही थी कि ट्रेन भी पहुंच गई। वो लड़का स्टेशन पर ही मौजूद था। इसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, सामने वाले डब्बे में सवार हो जाओ। हम अगर एक दूसरे को ढूंढने लगे तो ट्रेन छूट जाएगी। वो भी मेरे पीछे सवार हो जाएगा और ट्रेन में मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं इसकी हिदायत पर जल्दी से इस ट्रेन में सवार हो गई। दिल की धड़कन इस कदर तेज हो रही थी कि बाकायदा हर धड़कन कानों में गूंज रही थी। ट्रेन के बाकी सवार हंसते मुस्कुराते सफर के लिए रवाना हो रहे थे और एक मैं थी जो हवास बाख्ता सी एक एक का मुंह देख रही थी। ट्रेन ने फिर से रवाना होने का विसल बजा दिया मगर इस रश में मुझे लड़का कहीं नजर नहीं आया। मैं इसे बार बार कॉल करने लगी मगर इसका नंबर फिर से बंद हो चुका था। और असल परेशानी तो तब हुई जब ट्रेन ने रफ्ता रफ्ता रेंगना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते रफ्तार पकड़ ली। मगर इसको ना आना था सो वो ना आया। सब मुसाफिर अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। रश खत्म हो गया था और रास्ता भी साफ हो चुका था मगर वो लड़का गायब था। अब मेरी परेशानी गहरे दुख और रंज में बदल चुकी थी। आंखों से भल भल आंसू आ रहे थे। मैं बुरी तरह रोने लगी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि क्या कर बैठी थी। साफ वाज़ह था कि जो लड़का स्टेशन पर मौजूद था वो अचानक ट्रेन आने पर क्यों गायब हुआ। वो मुझे धोखा दे चुका था। मेरे साथ अब जाने क्या कुछ होने वाला था। इस दरिंदों की दुनिया में तनहा निकल खड़ी हुई थी। रात भर जागने और भाग भाग कर स्टेशन तक पहुंचने के बायस चलती ट्रेन में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। जाने कब तक मैं सोती रही मुझे अंदाज़ा ही ना हो सका। अचानक किसी जगह पर इंजन की खराबी के बायस झटके से ट्रेन के रुकने पर मैं तड़प कर उठ बैठी। चंद लम्हों तक खाली खाली नज़रों से सब कुछ समझने की कोशिश करती रही और फिर अचानक मेरे जहन में धमाका हुआ और मुझे सब याद आ गया। तभी अपने साथ मौजूद बैग को तलाशना चाहा तो एक और तल्ख हकीकत से आगाही हुई। यूं कि मेरा रवां रवां बेबसी से भर गया था क्योंकि मेरी कल जमा पूंजी वाहिद सहारा मेरे जेवरात और नकदी वाला बैग मेरे पहलू में मौजूद ही ना था। मैं जामिद हो गई। दर पे मुसीबतें जैसे मेरी ही राह में खड़ी थीं। शायद बैग चुराने वाला भी मेरी बेबसी और तन्हाई के बारे में जान चुका था। तभी तो सिर्फ मेरा ही बैग गायब था क्योंकि बाकी सब के चेहरे अभी मुतमईन ही थे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी ना थी कि उठकर अपने चोरी हो चुके बैग को तलाश करती। ट्रेन फिर से रवाना हुई और बाकी का सफ़र माजी और हाल के तानों बानों में कट गया था। मेरे हाथ में वो टिकट दबा हुआ था जो मैं रात को स्टेशन पर आते ही खरीद चुकी थी। एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी। मुझे इस लड़के ने इसी जगह उतरने का कहा था। अब वो साथ नहीं था और मैं अकेली भांति दिल के लिए ट्रेन से उतरकर करीब के खाली बेंच पर बैठ चुकी थी। यही मेरा नाम नेहात मंजिल थी। अब यहाँ से कहाँ जाना है, किसी से मदद मांगनी है, किस पर एतबार करना है, मैं कुछ ना जानती थी। जिस पर एतबार के दावेदार थी इसने बीच रास्ते में तनहा छोड़ दिया था तो अब कैसे किसी अनजान को अपना मामला बताकर मदद तलब करती। अपनी बेबसी पर मैं फूट फूट कर रो रही थी। तब मुझे अपने पास किसी मर्द की मौजूदगी महसूस हुई तो मैंने खौफजदा होकर नजरें उठाई और ठटक गई। मेरे सामने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बारिश बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने मुझे नरमी से अपना तारफ दिया और मेरे सर पर हाथ रख कर बोले, बेटी यहाँ अकेली बैठी क्यों रो रही हो। जाने इस पर नूर चेहरे वाले मौलवी साहब को देखकर इस पर मुझे क्या हुआ कि मैं रोते हुए सब कुछ इनको बताती चली गई। शायद वो मौलवी साहब मेरे वालिद की उम्र के ही थे इसलिए मैं उन पर यकीन कर बैठी थी। मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए अपने घर चलने को कहा और बोले कि मेरा यूं अकेले स्टेशन पर बैठना सबको मतवज्जा कर रहा है और इस वजह से मैं बुरे हाथों में भी जा सकती हूँ। मुझे भी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अब और कोई रास्ता है ही नहीं। ना मैं वापस जा सकती ना सारी उम्र स्टेशन पर बैठे रहना था। सो चुपचाप मौलवी साहब के साथ चलने की हामी भर ली क्योंकि वो मौलवी साहब दिखने में भले इंसान मालूम हो रहे थे। मैं इनके साथ इनके घर पहुंच गई मगर जब मैंने मौलवी साहब के घर अंदर कदम रखा तो धक से रह गई क्योंकि वहां पर तो पहले से ही मेरे जैसे 3-4 लड़कियां मौजूद थीं जिनसे मिलकर मुझे पता चला कि वो भी मेरी तरह हालात का शिकार होकर मौलवी साहब को मिली थी और वो नेक इंसान इनको अपने घर ले आए। मैं घबराहट का शिकार हो चुकी थी। सब लड़कियों के साथ एक जैसा वाकया होना और सबको ही मौलवी साहब का मिलना और तरस खाकर अपने घर लाना मुझे अजीब महसूस करवा रहा था।
मगर मैंने अपने मुंह से कोई लफ्ज़ न निकाला और खुद को अल्लाह के सपुर्द कर दिया कि शायद मेरी एक बार धोखा खाने की वजह से सबको शक की निगाह से देख रही हूँ। मैं कुछ रोज़ खामोशी से सबका जायज़ा लेती रही। मौलवी साहब और उनकी बीवी हमारे साथ अपनी औलाद जैसा सलूक करते थे, मगर लड़कियों से इनके हालात की तफसील जानकर मुझे तशवीश होने लगी थी, क्योंकि वो सब लड़कियां भी अपने घर से जेवर और पैसा लेकर निकली थी और इसी तरह उनका जेवर पैसा भी रास्ते में गायब हो गया था। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि सब लड़कियों की ही मंजिल यही इलाका था जहाँ मौलवी साहब की रिहाइश थी। सबके ही पहुंचने पर मौलवी साहब पहले से वहां मौजूद होते थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही मंजिल बार बार दोहराया गया हो। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी, मगर क्या? ये सब समझने से मैं कासिर थी, सो मैंने मज़ीद छानबीन करना मुनासिब समझा था। ऐसे ही बेबुनियाद बात करना वैसे भी ठीक ना था, क्योंकि मैं देख रही थी कि वो लड़कियाँ मौलवी साहब पर दिल से यकीन करती हैं और इनकी बहुत इज्जत करती हैं। यकीनन मेरा सिर्फ शक ज़ाहिर करना भी इनके मेरे खिलाफ कर देता। मैं खुद भी मौलवी साहब की मोहताज थी। मैं अपने शक की वजह से मौलवी साहब और उनकी बीवी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। ऐसा करते हुए 2-3 मरतबा मैंने महसूस किया कि मौलवी साहब और उनकी बीवी सरगोशी और राजदारी से बातें करते कुछ परेशान से लगते हैं, और जब मैं वहां पहुंचती तो जल्दी से खामोश हो जाते और चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजा लेते थे। मुझे ये बात ठटकाने लगी थी। मुझे यकीन हो गया कि वो दोनों मियाँ बीवी हमारे खिलाफ कोई मंसूबा तैयार कर रहे थे। चंद दिन मजीद ये हरकत और हर बात पर गौर फिक्र करने के लिए बाद मैंने फैसला किया कि अब बाकी चारों लड़कियों को भी असल बात बताकर अपने हमनवा कर लेना चाहिए, ताकि बाहमी सलाह मशवरे से हम बाकायदा कोई बेहतर की सबील कर सकें। क्योंकि मैं अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती थी, और अगर नुकसान होना था तो सब लड़कियों का होता। मैं इन सबको भी किसी शदीद नुकसान से बचाना चाहती थी। मगर एक रोज़ मौका पाकर मैंने इन लड़कियों को अपने शक के बारे में बताना चाहा तो मुझे उनके रद्द-ए-अमल से झटका लगा, क्योंकि उन्होंने तो मौलवी साहब और उनके अहलिया के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना गवारा ना किया और मुझसे ही लड़ने लगी कि मैं एहसान फरामोश हूँ जो उनका खाकर उन पर ही शक करती हूँ। मैं हैरान हो गई कि वो लड़कियां एक गैर मर्द से धोखा खाने के बाद दूसरे गैर और अनजान मर्द पर इतना मजबूत यकीन कैसे कर रही हैं। हालांकि दुनिया की हकीकत हमारे सामने थी कि आजकल लोग कैसे दाढ़ी रखकर मौलवी रहने के बाद भी कैसे कैसे काम कर जाते हैं। मैं मानती थी कि यह मौलवी बुरा नहीं होता, मगर इस सच से नज़र चुराना भी मेरे लिए मुश्किल था कि बहुत से ऐसे ऐसे कामों में मौलवियों का नाम उठता था। वो लड़कियां मुझ पर यकीन ही नहीं कर रही थी, मगर इनके दलाइल भी काबिल गौर थे कि मैं तो इस घर में नई थी, मगर वो लड़कियां मौलवी साहब के घर 3-4 माह से रह रही थी। उनका कहना था कि इन दौरान इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ था, बल्कि बहुत इज्जत और मोहब्बत से रखा गया था, और ये एहसान था मौलवी साहब और उनकी अहलिया का, जो खून का रिश्ता ना होने के बावजूद इनको पनाह दिए हुए थे। मैं ये सब सुनकर खामोश हो गई थी कि शायद मैं ही गलत फहमी का शिकार हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी भी मुश्किल 10 रोज़ हुए थे इस घर में रहते हो, और पिछला तजर्बा भी भयानक था, इसलिए मैं हर एक को मशकूक निगाहों से देख रही थी और शायद अपने मोहसिनों को भी गलत समझ बैठी थी। इस बात को 2 रोज़ हुए थे कि रात के वक्त मैंने बैरूनी दरवाजे पर दस्तक सुनी, जो काफ़ी मशकूक सी थी। मैं इस रात नींद ना आने की वजह से जागी हुई थी और बाकी लड़कियां सुकून से सो रही थी। मैं इस दस्तक पर दबे पांव दरवाजे की जानिब बढ़ती तो देखा कि मौलवी साहब दरवाज़ा खोलकर किसी से बात कर रहे थे। मैं बहुत हल्की आवाज़ में बात करते हुए इर्द गिर्द भी देख रही थी, जैसे किसी चोरी के पकड़े जाने का डर हो। मैं एक बार फिर से वहम में मुब्तला होने लगी। आधी रात के वक्त किसी मर्द का दरवाजे पर दस्तक देना और फिर खुफिया अंदाज में मौलवी साहब से गुफ्तगू करना कोई आम बात न थी। यह मौलवी साहब का अपना घर था, इनके घर कोई भी आ सकता था, उन्हें किसी से छुपाने की ज़रूरत ना थी। फिर वो क्यों सरगोशी में संभल संभल कर बात कर रहे थे। मैंने मुड़कर बाकी लड़कियों को देखा तो वो बेसुध पड़ी सो रही थी, जैसे कोई फिक्र की बात ही ना हो। अगले रोज़ मैं फिर से बाकी लड़कियों को तमाम मामलात से आगाह किया, मगर वो अब मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी। तब मैंने इनसे मिन्नत समाजत करके की कि कम अज़ कम एक बार मेरे साथ जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लें, और अगर मैं गलत साबित हुई तो भले ही मुझसे दोबारा बात तक ना करें। सब लड़कियों को सोने से पहले रोज़ाना रात को दूध का गिलास दिया जाता था। मेरा यकीन इस बात पर पुख्ता हो चुका था कि मौलवी साहब और उनकी बीवी बाकायदा साजिश के तहत हमारे दूध में कुछ मिलाकर पिलाने की कोशिश में थे। मगर मुझे दूध शुरू से ही बहुत नापसंद था, सो मैं दूध पीने से इनकार कर देती थी। शायद इसीलिए अभी तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। मैंने इन सबको दूध पीने से रोक दिया और इन्होंने मेरी बात सुनकर दूध पीने के बजाय घर की पिछली तरफ खुलने वाली खिड़की से बाहर
क्यारियों में अंडेल दिया और मेरे साथ जाकर इंतजार करने लगी। आधी रात के गुजर जाने के बाद जब वो मुझे गलत समझकर सोने ही लगी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सबके कान खड़े हो गए थे, मगर मैंने सख्ती से ताकीद की थी कि अपने बिस्तर से कोई ना निकले, क्योंकि मौलवी साहब की बीवी अक्सर रात को हम पर नजर डालने आ जाती थी। और अब भी ऐसा ही हुआ। मौलवी साहब दरवाजे पर गए थे। उनकी बीवी बड़ी राजदारी से हमारे कमरे के दरवाजे पर पहुंची। धीरे से बिना आवाज़ किए मौलवी साहब की बीवी ने हमारे कमरे के दरवाजे का एक पट खोला और हमारे कमरे का जायज़ा लिया। हम सब सोती बन गई और 2-4 लम्हों के बाद वैसे ही धीरे से वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। इनके जाने के बाद हम लड़कियां उठकर दरवाजे के पास रुक गईं। हमने देखा कि मौलवी साहब के साथ कोई मर्द घर में दाखिल हुआ था। वो इन दोनों मियाँ बीवी के साथ दूसरे कमरे में चला गया। जब वो रोशनी में हमारे सामने हुआ तो मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी, और कुछ ऐसा ही हाल बाकी लड़कियों का भी था, क्योंकि ये वही लड़का था जो हम सबको मोहब्बत के जाल में फंसाकर घर से भागने पर मजबूर करता था। इस रात हम सब पर इंकशाफ हुआ कि वो लड़का मौलवी साहब का बेटा था। हमने सुना कि मौलवी साहब परेशानी से बोल रहे थे कि मोहल्ले वाले अब इनके किरदार पर शक करने लगे हैं कि वो जवान लड़कियों से घर भरते जा रहे हैं। वो अपने बेटे को मना रहे थे कि वो हम सब का पैसा और जेवर वापस करे, ताकि वो हमें हमारे घरों को छोड़ आए। इनका बेटा इनसे लड़ने लगा कि मैं किसी का कोई पैसा वापस नहीं करूँगा, इन लड़कियों को चलता करें और इनको नहीं जानता। वो बिकता झुकता घर से चला गया। हम कमरे से निकली तो मौलवी साहब और इनकी बीवी घबरा गए। तब हमें पूछने पर इन्होंने बताया कि एक रोज़ इनका बेटा घर आया तो उनके सामान में मौलवी साहब को जेवर और पैसा मिला। वो ठटक गए। बेटे से पूछा तो वो बात बदल गया और घर से चला गया। इसकी तलाश में मौलवी साहब रेलवे स्टेशन गए तो वहाँ एक लड़की मिली जिसने लड़के के धोखे और जेवरात की चोरी का बताया। मौलवी का बेटा हम लड़कियों को भगाकर इस ट्रेन में सवार होता और मौका देखकर हमारा सामान चोरी करके खुद भाग जाता। मौलवी साहब इस लड़की से सब सुनकर ठटक गए। उन्हें याद आया कि इनके बेटे के पास जेवर और पैसा था। वो शर्मिंदगी से लड़की को घर ले आए। वो रोज़ाना दूसरे शहर चले जाने वाले बेटे के इंतज़ार में स्टेशन जाते, मगर बेटे की बजाय हफ्ते भर के वक्फे से लड़कियां मिलने लगी। मौलवी साहब परेशान हो गए। बेटे से राब्ता हुआ तो इसे सब बताया और समझाने की कोशिश की। वो रातों को घर आकर माँ बाप से लड़ता था कि इसने कुछ नहीं किया, वो लोग लड़कियों को घर से निकाल दें। मौलवी साहब ने सब कुछ बताकर हमसे वादा किया कि अब वो हमारे साथ हुए जुल्म का उजाला करेंगे और ख़ुद हमें घर पहुंचाएंगे। मौलवी साहब ने पुलिस को अपने बेटे का बता दिया। अगले रोज़ जब वो घर आया तो पुलिस ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया। हमें मौलवी साहब हमारे घर पहुंचाया गया। अब मैं घर पर हूँ, मेरी इज़्ज़त सलामत है, मगर मैं अपने वालिदैन की नज़र में गिर चुकी हूँ। मेरे पीछे मेरी जगह मेरे वालिदैन ने छोटी बहन की शादी कर दी। वो अपने घर बहुत खुश है और मैं हसरत से इसे देखती हूँ। काश मैं वो गलती ना करती।